अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का सिलेबस में हम टॉपिक देखते हैं कौन सा है। अब तक हमने तीन टॉपिक कर लिए, तीन चैप्टर्स कर लिए जिनमें मल्टीपल टॉपिक्स हमने किए हैं। और बाब चारों आज हम शुरू करेंगे। बाब सोम तक हमने कर लिया। एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। हमने पाकिस्तानी समाज के बारे में पढ़ा सिविक्स के अंदर, और क़याम पाकिस्तान के समाजी, मुआशी और सियासी अवामिल, पाकिस्तान की सियासी और इंतज़ामी तकसीम, पाकिस्तान के लोगों का इलाक़ाई, कौमी और मजहबी तशख़्ख़ुस और रवैया। यानी चैप्टर 1 में हमने पहले पाकिस्तानी सोसाइटी को किया। चैप्टर 2 में हमने सिटीज़नशिप के हवाले से बात की थी, और इसमें हमने इंसानी हकूक़ का बात किया था, यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट्स चार्टर डिस्कस किया था। बाब सोम में हमने आइन के बारे में बात की थी, और कानून और अदलिया। 1973 के आइन को हमने उसका जायज़ा लिया था मुख्तसरन। अदलिया के रोल के ऊपर हमने बात की थी। अब हमारा जो बाब चारों में वो है मुक़न्नना और इंतज़ामिया के शोबे, ठीक है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन के। इसमें जो चीज़ें हैं वो नंबर 1 है जमहूरियत, पार्लिमानी और सदारती निज़ाम हुकूमत। नंबर 2 है पाकिस्तानी मुक़न्नना मजलिस शूरा की तश्कील और वज़ाइफ। नंबर 3 है सियासी इंतज़ामिया सिविल ब्यूरोक्रेसी। चौथी है फ़ौज और पुलिस, फ़ौज सिविलियन हुकूमत का मुतबादिल। और पाँचवीं है सूबाई हुकूमत की तंजीम। तो जैसा कि आप पहला टॉपिक देख रहे हैं, इसमें है जमहूरियत, पार्लिमानी और सदारती निज़ाम हुकूमत। तो इस पे हम लोग एक डिस्कशन भी कर चुके हैं कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री निज़ाम हुकूमत होना चाहिए या प्रेसिडेंशियल। तो बेसिकली ये रिकैप है ये टॉपिक। और चूँकि हमारा ये हम सिस्टमेटिकली चल रहे हैं, और हमें इसलिए लेक्चर वाइज इसको कवर करना है। अदरवाइज़ आप लोग इस पर बहुत कुछ जान चुके हैं। तो हम इसको स्टडी करते हैं कि जमहूरियत, पार्लिमानी और सदारती निज़ाम हुकूमत है क्या, और इसमें फ़र्क क्या है। और फिर हम ये भी देखेंगे कि इस पाकिस्तान के लिए कौन सा निज़ाम बेहतर है। आप लोग को पता होगा कुछ अर्सा पहले एक ट्रेंड भी चला था ट्विटर पे, जिसमें लोगों ने कहा था कि ब्रिंग प्रेसिडेंशियल सिस्टम इन पाकिस्तान। और इस पे कुछ मखसूस तबका तो इसकी शोर मचा ही रहा था, लेकिन साथ में कुछ बड़ी आवाज़ें भी शामिल हो गई थी। लेकिन बहरहाल ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए पूरा हमें आइन का पूरा एक नई तश्कील करनी पड़ेगी। खैर, टॉपिक हम देखते हैं। लेक्चर नंबर 10 है हमारा, इसका पार्ट ए है। और इंग्लिश वाले इसको कर लें प्रेसिडेंट वर्सेस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या प्रेसिडेंट वर्सेस प्राइम मिनिस्टर। तो आपको पता है बहुत से मुल्कों में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर दोनों होते हैं, कुछ मुल्कों में सिर्फ प्रेसिडेंट होते हैं। तो जिन मुल्कों में प्राइम मिनिस्टर होता है वहाँ पे आपने ये देखा है कि प्रेसिडेंट की पावर बराए नाम होती है। लेकिन तुर्की में इसके बरखिलाफ़ है। तुर्की में प्राइम मिनिस्टर भी और प्रेसिडेंट भी है, लेकिन वहाँ प्रेसिडेंट पावरफुल है। अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, वाइस प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट एंड देन वाइस प्रेसिडेंट। इसी तरह इंडिया और पाकिस्तान का अगर हम कंपैरिजन करें, तो सबसे ज़्यादा जो मुमासलत है ना निज़ाम हुकूमत में, तो वो आपको तीन मुल्कों में नज़र आएगी: पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया। और ये तीनों फॉलो करते हैं ब्रिटिश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। ब्रिटिश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री है, इसमें हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते हैं। हमारे यहाँ इसी तरह सेनेट और नेशनल असेंबली। इंडिया की बात करें तो वहाँ पे राजा सबिया और इस तरह के नाम है कुछ, हालांकि मुझे उनका नाम एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है। तो हम इसको स्टडी करते हैं थोड़ा कि है क्या। अच्छा, ये एक वेबसाइट है cpsd.org.pk, और गवर्नमेंट वेबसाइट है। और इन्होंने एक जायज़ा लिया हुआ है, ये कहलाता है, इट्स नॉट अ गवर्नमेंट, इसको आप कह सकते हैं एक थिंक टैंक है। थिंक टैंक होते हैं ना मुख्तलिफ मुल्कों के, जो रिसर्च करते हैं डिफेंस से रिलेटेड, और अपनी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स पेश करते हैं गवर्नमेंट को। तो इनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको बहुत ज़्यादा संजीदा लिया जाता है। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जैसे PEW बहुत मशहूर थिंक टैंक है, और वो जो अपनी रिपोर्ट पेश करता है या तजवीज़ देता है उसको सदर बहुत सीरियस लेता है। तो इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, वो कहते हैं कि प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉर पाकिस्तान। तो इस पूरे को हम स्टडी करते हैं, क्योंकि हमें इन दोनों को ही देखना है। हम
ओवरव्यू तो जान चुके हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम होता क्या है, किस तरह से प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होता है। कि पहले एक जनरल इलेक्शंस होते हैं, उसमें मेंबर कौमी असम्बली बनते हैं और सूबाई असम्बली। फिर कौमी असम्बली के मेंबर में जो मेंबरान होते हैं वो इलेक्ट करते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर को। पहले नॉमिनेट करती है पार्टी अपने अपने कैंडिडेट को, फिर जो ज़्यादा वोट ले लेता है तो उसकी वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट सिस्टम के बारे में ये लोग कहते हैं मेजॉरिटी ऑफ द डेवलप्ड स्टेट आर रूलिंग देयर स्टेट विद द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये कहते हैं कि जो कामयाब ममालिक हैं ज़्यादातर वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में अडॉप्ट किए हुए हैं। और उसके प्राइम एग्जांपल यूएसए है, रशिया है, चाइना है और फ्रांस है। ठीक है, ये सब जो है तरक्की याफ्ता ममालिक है और यहाँ सब प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज मोस्टली यूज्ड इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। ज़्यादातर जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में होता है, अगरचे यूके थर्ड वर्ल्ड नहीं है, लेकिन अक्सरियत जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करती है। द प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंटेरियन सिस्टम आर वेज टू रन द डेमोक्रेटिक सिस्टम। अच्छा, सिस्टम चाहे पार्लियामेंटेरियन हो प्रेसिडेंशियल हो, होती राइज डेमोक्रेसी है। क्योंकि जब मैंने आप लोगों से पिछले किसी लेक्चर में पूछा था कि पाकिस्तान में कौन सा सिस्टम होना चाहिए, इससे मिलता जुलता एक टॉपिक गुजरा था, तो बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए थे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम को, जो अयूब खान का दौर गुजरा या ज़िया का दौर गुजरा या मुशर्रफ का या याह्या का, तो उन्होंने कहा ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम था और वो एक डिक्टेटरशिप था, वो समथिंग एल्स। उसमें फ़ौज इक़्तिदार में आई हुई थी बीइंग अ प्रेसिडेंट, और उसमें आइन को चेंज किया गया था। आइन का आर्टिकल 58(2) भी प्रेसिडेंट्स को पावर देती है, तो उसको हम किसी भी तरह इससे लिंक नहीं कर सकते। वो डेमोक्रेसी थी, वो सराहतन एक डिक्टेटरशिप थी और आमरीत की रूल थी, जिसमें माइट इज़ राइट था, सिर्फ एक बंदे के पास सारी पावर गई हुई थी। तो आगे ये कहता है स्पेसिफिकली डिस्कसिंग द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड सिस्टम टू रन दैट गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, इट इज़ इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम। पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। स्पेसिफिकली द एडवांटेजेस ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज दैट लेजिस्लेशन कैन बी डन इजीली एज द पार्लियामेंट हैव द मैंडेट ऑफ पीपल टू पास इट। इसमें कानून साजी बड़ी आसानी से हो सकती है क्योंकि मेंबर पार्लियामेंट को मैंडेट दिया होता है पीपल का। ठीक है, अवामी नुमाइंदे होते हैं, अवाम ने मुंतखब किया होता है बराह रास्त। Whereas in presidential system the executive is often chosen independently from the legislature। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में अवामी नुमाइंदा नहीं होता उसको। आ, जैसे अमेरिका में अगर आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम को देखें तो दो ही पार्टी वहाँ पे रूल करती हैं, रिपब्लिकन है और डेमोक्रेट्स हैं। और ये पहले पार्टी के अंदर इनके डिबेट्स होती हैं, उधर से ये नुमाइंदा उभरते हैं। तो आप कह नहीं सकते कि अवाम ने उनको नॉमिनेट किया। फिर उन अच्छा, वोट तो अवाम ही देती है, इलेक्शन के दिन जो वोट होती है उधर अवाम ही देती है, लेकिन उनको नॉमिनेट जो है वो पार्टी करती है। तो अवाम जो है वो आखिरी स्टेज पे जाके सिर्फ कुछ कर सकती है, अपना रोल प्ले कर सकती है। अच्छा, ये जो बोर्ड में लिखा हुआ है इसको हम पढ़ते हैं। ये कहता है इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम विद अ लॉजिकल विद अ कॉलेजियल एग्जीक्यूटिव पावर इज मोर डिवाइडेड। पार्लियामेंट्री सिस्टम में पावर जो है वो एक बंदे के पास नहीं होती है, मुख्तलिफ लोगों के पास होती है। It can also be argued that power is more evenly spread out in the power structure of parliamentarianism. In case of Pakistan, there is parliamentary system, whereas the system belong to two houses, the upper house and lower house, known as the Senate and National Assembly। वही बात जो मैंने आप लोगों को बताई है पहले कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो पावर है वो सेनेट को और नेशनल असेंबली को है। आगे देखिए, Analyzing the post-Musharraf era, the parliamentary system has been endorsed in the political club of Pakistan। मुशर्रफ के बाद के एरा का, यानी जरदारी का दौर, नवाज शरीफ का दौर और अब मौजूदा इमरान खान का दौर। इन द लास्ट ईयर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, द देन प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी डिसॉल्व द एक्स्ट्रा प्रेसिडेंशियल पावर। ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि आर्टिकल 52B और 90 जो प्रेसिडेंट की पावर से था वो जरदारी साहब ने उसको डिसॉल्व किया था 18 अमेंडमेंट के अंदर। अच्छा, ये जो रिपोर्ट लिखी गई है वो PMLN के दौर में पुरानी रिपोर्ट है, तो इसलिए इसने जिक्र किया हुआ कि नाउ इन द करंट गवर्नमेंट ऑफ PMLN, क्योंकि हमारे यहाँ इस वक्त मौजूदा PTI की हुकूमत है। द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट इज जस्ट अ कॉग इन द व्हील। ये एक मुहावरा है कि बराए नाम है बस, कॉग इन द व्हील। जैसे ममनून हुसैन थे तो लोगों को पता भी नहीं था कि वो बोलते हैं, हालांकि कुछ लोगों ने तो मजाक उड़ाया हुआ था
कि सिर्फ वो 14 अगस्त और 23 मार्च को उनको धूप लगाने के लिए बुलाया जाता है। तो प्रेसिडेंट की पावर जो थी वो बिल्कुल बराए नाम थी। इवन अभी आप देख लें आरिफ अलवी साहब हैं, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। The whole 18 Amendment took the power from the president to dissolve the assemblies. 18 अमेंडमेंट ने प्रेसिडेंट की सारी पावर छीन ली है कि वो असेंबलियाँ तहलील कर सकता है। इससे कबल बेनज़ीर की 2 बार और नवाज शरीफ की हुकूमत प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर चुका है। तो इसलिए ज़रूरत भी महसूस हुई क्योंकि 2 बार उन्होंने देख लिया था कि प्रेसिडेंट की पावर से डेमोक्रेसी जो है वो डिस्टेबलाइज हो रही है। Whenever there is a structural change, it comes with positive and negative outputs. जब भी स्ट्रक्चरल चेंज आता है, चेंज जब भी आता है, तो वो कह रहा है कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं। The only ease after dissolving power of President of Pakistan was devolution of power in both upper and lower house. वो पावर जो प्रेसिडेंट की अब डिवाइड हो गई है अपर हाउस और लोअर हाउस में। Hypothetically, if a bill passed in the National Assembly and got rejected in the Senate, it again bypasses the authority of Senate as National Assembly have more representative than the Senate. ठीक है, अगर कोई बिल पास हो रहा है वो नेशनल असेंबली से जाता हुआ गया और लेकिन सेनेट में अगर रिजेक्ट हो गया तो नेशनल असेंबली में उसको दोबारा बाईपास किया जा सकता है क्योंकि वहाँ पे तादाद अराकीन की ज़्यादा होती है। सेनेट में आपको पता है मखसूस 104 सीटें। Logically, it is observed upper house means that it has more power than National Assembly, but in practice, National Assembly enjoy more power than the Senate. कह रहे हैं वैसे अगर लफ्ज़ों में देखा जाए तो लगता है कि अपर हाउस है ऊंचा है तो सेनेट के पास पावर ज़्यादा होगी, लेकिन इसके बरक्स होता है हकीकत में। नेशनल असेंबली जिसको लोअर हाउस कहते हैं मगर पावर उसके पास ज़्यादा है। रिसेंट एग्जाम्पल इज ऑफ द एक्स प्राइम मिनिस्टर। एक्स प्राइम मिनिस्टर क्यों कह रहा है? क्योंकि शायद खान अब्बासी के दौर का ही लिखा हुआ है। Ex-Prime Minister Mia Mohammad Nawaz Sharif, as he was disqualified for being the Prime Minister, but National Assembly paved the way for him to be selected as party president. ठीक है, वो उधर से तो वो हो गए नाअहल हो गए लेकिन पार्टी प्रेसिडेंट हो गए, लेकिन बाद में इलेक्शन कमीशन ने उनको कोई ओहदा रहने से भी इनकार कर दिया क्योंकि उसकी वजह ये थी कि नाअहल शख्स कोई भी ओहदा नहीं रख सकता इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग। National Assembly passed the Election Bill 2017 which gave another chance to Nawaz Sharif for being re-elected as chairman of his own party, which was endorsed by President Manmohan Hussain. Analyzing both systems, the presidential system is far better than for Pakistan rather than the parliamentary system. अब गौर से सुने आप लोग, ये दिलचस्प बात हो गई है। सारी तारीफ करने के बाद कि पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, उसमें अवाम की ताकत है, लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है, इनका जो कह सकते हैं आप थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है, इसका क्लक्स जो है वो ये है कि दोनों सिस्टम को एनालाइज किया जाए तो पाकिस्तान के हिसाब से ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम फार बेटर, बहुत बेहतर है पार्लियामेंट्री सिस्टम से। क्यों? इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल पाकिस्तान इज समहाउ कुड नॉट बी रिप्रेजेंटेड। ठीक है, ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में तमाम पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन हम नहीं कह सकते कि हो रही है। In the parliamentary system, there is a concept that whosoever province will be having more population will form the government. ठीक है, हमारे यहाँ ये है कि जिस प्रोविंस की तादाद ज़्यादा होती है वही हुकूमत बनाती है, और यूजली होता भी ये है कि जो पंजाब से ज़्यादा सीटें निकाल लेता है वो कौमी असम्बली की सीट भी बना लेता है। तो यही बात आगे हो रही है कि मेकिंग इट सिंपल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान, whoever will win from Punjab will form his government. ठीक है, PMLN is the example of it. Whereas the National Finance Commission Award, NFC Award, ठीक है, ये जो सूबों को पैसे देने वाला अवार्ड है, ये क्या कहता है? इस अनदर ब्लेसिंग विद डिस्गाइज। ब्लेसिंग विद डिस्गाइज का मतलब क्या होता है? ब्लेसिंग विद डिस्गाइज कहते हैं कि जो ब्लेसिंग्स होती है ना वो धोखा देकर आती हैं, डिस्गाइज होता है धोखा देना। यानी ये मुहावरा है, इसको आप ऐसे समझ लें, ब्लेसिंग विद डिस्गाइज यानी फ़र्ज़ करें आप पर कोई आफत आई, अल्लाह सबको अपनी अमन अमान में रखे, कोई मुसीबत आई और आप लोगों ने या किसी पे भी आई और उस बंदे ने सोचा कि मैं
यानी आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। एक सच्चा वाक़या है कि शार फैसल पे एक बस खड़ी हुई थी और एक बंदा बस पे जैसे चढ़ने लगा तो पीछे से एक बंदा आया और उसको धक्का दिया उसने और वो खुद चढ़ गया। तो जो बंदा जिसको धक्का दिया था गिर गया था, वो बहुत गुस्से में आ गया कि ये गालियाँ देने लगा कि इसने ये क्या हरकत हुई, मुझे गिरा दिया और अ, जाहिल आ गया है और इस तरह गैर इंसानी हरकत है ये। तो अभी वो अपना उसका शुगर गुस्सा चल ही रहा था कि आगे जाके उस खबर आई कि उसके आंखों के सामने उस बस का एक्सीडेंट हुआ और कमोबेश सभी लोग उसमें जहाँ भाग हो गए। तो उसके हिसाब से उस पर तो एक आफत आई थी, मुसीबत आई थी कि उसको गिरा दिया गया था, जख्मी किया था, चोट लगा दी थी। लेकिन हकीकत में उसके लिए ये एक ब्लेसिंग थी कि उसको मौत से बचाने वो आया था बंदा। ठीक है। तो ये बड़ा खूबसूरत जुमला है, ब्लेसिंग विद डिस्गाइज। इन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान इट इज़ द डिबेट दैट इनिशिएटेड राइट आफ्टर द क्राफ्टिंग ऑफ एनएफसी अवार्ड इन 1974। एनएफसी अवार्ड की अगर तारीख देखें तो 1974 में शुरू हुआ था। सरदारी दौर में जो इसको जो गवादर में हुआ था इसका, वो 7वां एनएफसी अवार्ड था। सम आर्ग्यू दैट एनएफसी अवार्ड शुड बी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। हाँ, ये एक आर्ग्यू है। एनएफसी अवार्ड जो है वो सूबों को बराबर दिया जाता है। यानी अगर 10 रुपये पंजाब को मिल रहे हैं तो 10 ही सिंध को मिलते हैं, 10 ही बलोचिस्तान को और 10 ही केपीके को। लेकिन इसमें एक आर्ग्यू है, वो कहते हैं कि पॉपुलेशन के हिसाब से कम और पेश दिया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसकी ज़्यादा आबादी है उसको ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, जिसकी कम है उसको कम मिलने चाहिए। तो आगे फिर है, फॉर इंस्टेंस कराची इज़ जनरेटिंग 80% ऑफ रेवेन्यू। अब कराची जो है वो मुल्क का 80% पैसा जनरेट कर रहा है, तो उसको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। दीज आर द क्या है, प्रीडिकेमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन पाकिस्तान। तो कह रहा है ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के कुछ आप वो कह सकते हैं दुखाल। अब आखिरी हमारा जो पैराग्राफ है इसको सुनना है आप लोगों ने, कि यहाँ तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बता दिया था कि क्या इसके मेजर ड्रॉबैक्स हैं। अब क्योंकि इसने हाइपोथेसिस अपना क्या क्रिएट किया, प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज़ बेटर इन पाकिस्तान। अब वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के यहाँ पे फ़ायदे बताएंगे। सुने इसको पढ़ते हैं। Whereas all things are present in the presidential system, although major reforms are required for the presidential system in Pakistan। कह रहे हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम करने के लिए पाकिस्तान में सब कुछ मौजूद है, यानी सामान तैयार है, आप चाहें तो कल ही ला सकते हैं। इसमें कोई ऐसी कानून कोई ऐसी चीज़ करने की रहती नहीं है कि जिसकी वजह से हम कहेंगे प्रेसिडेंशियल सिस्टम इस मुल्क में आ ही नहीं सकता। सिर्फ कुछ रिफॉर्म्स करने हैं। President should be the sole man with supreme authority and he should be sharing a power with Senate only। तो अमेरिका में जैसे सेनेट होते हैं वहाँ से बिल पास होता है, तो ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट को पावर होती है और वो पावर सेनेट के साथ शेयर किया जाता है। अच्छा, आप लोग को ये भी पता होगा कि जो सेनेट का चेयरमैन होता है या स्पीकर होता है, अगर प्रेसिडेंट मुल्क में ना हो तो वो कायम मकाम सदर होता है। इसी तरह जो नेशनल असेंबली का स्पीकर होता है, अगर मुल्क में प्राइम मिनिस्टर ना हो तो वो कायम मकाम प्राइम मिनिस्टर होता है। और स्पीकर कौमी असेंबली का जो होता है उसको मिनिस्टर लेवल की अथॉरिटी और पावर कंसिडर की जाती है और दी जाती है। Whereas the Senate representative should be selected by the general elections. Every state should be having an equal number of seats, so the representation should be an equality. When all the senators would have been selected, then there should be a general election through which president should be selected for the nation of Pakistan। इसमें सिंपल ये है कि हर सूबे की बराबर सीटें होंगी, जब सारे सेनेटर सेलेक्ट हो जाएंगे वो अपने तौर पे प्रेसिडेंट सेलेक्ट कर देंगे। दिस इज हाउ इट्स सिंपल। दिस इक्वल रिप्रेजेंटेशन विल सॉर्ट आउट द इशू ऑफ एनएफसी। ये एनएफसी का जो इशू है जिसमें तमाम सूबों को बराबर पैसे दिए जा रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन, भी सॉल्व हो जाएगा। एंड विल हैव सस्टेन ऑल दोस सेपरेटिस्टिक मूवमेंट, जो भी सेपरेशन की मूवमेंट चल रही हैं, ख़ासतौर पर बलूचिस्तान में चल रही हैं या फाटा की तरफ चल रही थी, या सुबह सिंध में भी होती थी जीएसएन वाले कि जो कह रहे हैं कि हमें मुल्क से अलग किया जाए। आप उस मसले को भी रिजॉल्व कर सकते हैं इसके थ्रू। मोर ओवर व्हेन देयर विल बी इक्वलिटी इन द प्रोविंस, पंजाब वुड नॉट बी कंसिडर अ थ्रेट टू पश्तून। ठीक है, ये इन्होंने एक बड़ा कह लें कि
फसाद की जो जड़ थी ना, उसका रिस्पॉन्स दे दिया कि जब सबकी बराबर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी तो कह रहे हैं कि पंजाब जो है वो पश्तूनों के लिए फिर थ्रेट नहीं होगा, क्योंकि पश्तून और बलोच या उर्दू स्पीकिंग ज़्यादातर यही कहते हैं ना कि सारे वसाइल पे पंजाब काबिज़ है, उनका यही आर्ग्यू है। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। The ethnic political culture is devastating for Pakistan, whereas it was planted in Pakistan since its inception. कह रहे हैं पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल कल्चर है वो शुरू से अब तक जो है वो नाफिज अमल है, वो डिफेस्टिंग है, पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं दे रहा। इसलिए these reforms should be followed in order to make Pakistan more progressive and sustain. तो पाकिस्तान को कायम दायम रखने के लिए और तरक्की याफ्ता रखने के लिए अब ज़रूरत है कि हम रिफॉर्म्स लाएं और चेंज लाएं। तो आज का टॉपिक बस इतना है। आप लोगों को कोई सवाल का जवाब नहीं देना, पार्ट बी होगा, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। एक बहुत ही दिलचस्प आर्टिकल है डॉन न्यूज़ में, पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल, इसको हम पढ़ेंगे। और ये भी एक थिंक टैंक के हैं, कॉमनवेल्थ के बड़े मशहूर मारूफ राइटर है सैयद खावर मेहदी, तो इन्होंने क्या तज्जिया किया है इसको हम स्टडी करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।